नमस्ते। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लोगारिथमिक फंक्शन के बारे में। लेकिन उसके डिटेल में जाने से पहले एक बार ये डिस्कस कर लेते हैं कि आखिर रियल लाइफ में इस टाइप के फंक्शंस जो हैं वो कहाँ पर आते हैं, मतलब हम लोग कहाँ पर इसको फेस करते हैं। तो अभी जो मैं आप लोग को एग्जांपल देने वाला हूँ वो हो सकता है कि अभी आप लोग को रेलेवेंट ना लगे, लेकिन बाद में फ्यूचर में जाके अगर कंप्यूटर साइंस पढ़ते हो या फिर प्रोग्रामिंग कभी सीखते हो, एल्गोरिदम वगैरह लिखते हो, तब फिर उस टाइम पर जाके समझ में आएगा कि हाँ, अभिषेक भैया ने कुछ कुछ बताया था ये सब के बारे में। तो डिस्कस करते हैं और मैं बस बोलूँगा तो आप लोग सुनते रहिए, मैं लिखूँगा नहीं अभी कुछ भी, तो ध्यान देकर सुनिएगा। तो मान लो कि मैंने आपको n नंबर्स दिए, ठीक है। n नंबर्स मतलब या तो मैं आपको 10 नंबर दे सकता हूँ, 10 अलग अलग इंटीजर नंबर्स दे दिए, या फिर 20 दे दिए, या फिर 100 नंबर्स दे दिए, या फिर 1000 नंबर्स दे दिए। और फिर मैंने आपको बोला कि ये सबको सॉर्ट करके बताओ असेंडिंग ऑर्डर में। मतलब कि जैसे मैंने आपको 1 5 3 दे दिया और मैंने बोला असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करके बताओ, तो आप बोलोगे 1 3 5 हो गया, ये असेंडिंग ऑर्डर में। तो मान लो ऐसे ही मैंने 100 दे दिया, 1000 दे दिया, और फिर मैंने आपको बोला कि एक कंप्यूटर एल्गोरिदम लिखो जो कि ये सारे नंबर्स को सॉर्ट करके और फिर मेरे को देगा। तो आपने मान लो कि एल्गोरिदम लिखा, तो आपने अलग अलग तरीका सोचा, ठीक है। पहले एक तरीके से, क्योंकि सेम काम करने का अलग अलग तरीका हो सकता है, ठीक है, लेकिन सब में कंप्यूटेशन कॉस्ट जो होगा वो अलग होगा। कंप्यूटेशन कॉस्ट क्या होता है अभी उस पर आएंगे। तो मान लो आपने एक एल्गोरिदम लिखा, वो कुछ तरीका से सेम प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है। फिर दूसरा एल्गोरिदम आपने लिखा, वो भी सेम क्वेश्चन को दूसरे तरीके से सॉल्व कर रहा है। और फिर तीसरा भी एल्गोरिदम आपने लिखा कि सेम क्वेश्चन के लिए 3 अलग तरीके से, ठीक है। तो अब जब आपने एल्गोरिदम लिखा, तब फिर हम लोग देखेंगे कि कंप्यूटेशन कॉस्ट क्या है ये सारे एल्गोरिदम्स का। तो कंप्यूटेशन कॉस्ट मतलब कि आपको कितने नंबर ऑफ कंप्यूटेशन करने पड़ेंगे वो एल्गोरिदम इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो मान लो कि जैसे आपको असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है, तो आपने बोला कि सबसे जो छोटा नंबर है उसको उठाओ, सबसे पहला पोजीशन पे रख दो। फिर पूरा जो भी लिस्ट है जितने नंबर्स हैं उनमें से जो छोटा है फिर से उसको सेकंड पे उठाओ। फिर जाके देखो पूरा कौन सा छोटा है, फिर उसको तीसरे पे लाओ। तो एक इस टाइप का एल्गोरिदम हो गया। दूसरा फिर हो सकता है, आपने बोला कि नंबर्स को आधे, मतलब पूरा जो लिस्ट है उसको आधा लिस्ट में डिवाइड कर दो। एक आधे लिस्ट को पहले सॉर्ट करो, फिर इसको सॉर्ट करो, फिर इसको मिक्स करो। इस टाइप का कुछ एल्गोरिदम हो सकता है, उसके डिटेल में अभी नहीं जाएंगे, ठीक है। तो आपने जो पहला एल्गोरिदम लिखा, मान लो उसका कुछ कंप्यूटेशन कॉस्ट है, मतलब कि कितना नंबर ऑफ कंप्यूटेशन करना पड़ेगा कंप्यूटर को। और फिर दूसरा जो एल्गोरिदम लिखा उसका कुछ नंबर ऑफ कंप्यूटेशंस आपको करना पड़ेगा, ठीक है। और फिर तीसरा जो लिखा उसका कुछ कंप्यूटेशन लिखना पड़ेगा। तो इसमें जो कंप्यूटेशनल कॉस्ट होगा वो आपका फंक्शन बन जाएगा n का, मतलब कि कितने नंबर ऑफ इंटीजर्स में दे रहा हूँ, तो उसके हिसाब से जो होगा वो आपका कंप्यूटेशन कॉस्ट वेरी करेगा, है ना। कि अगर मैंने 3 नंबर्स दिया तो आपको सर्टेन नंबर ऑफ कंप्यूटेशन करना पड़ेगा, 4 नंबर दिया तो सर्टेन नंबर ऑफ कंप्यूटेशन, 100 दे दिया, मिलियन नंबर्स दे दिया तो सर्टेन नंबर ऑफ कंप्यूटेशन करना पड़ेगा। तो आई होप आप फॉलो कर पा रहे हो। तो अब हम लोग करना क्या चाह रहे हैं कि ये जो कंप्यूटेशन कॉस्ट है, तो इसको मैं सोचना चाह रहा हूँ एज अ फंक्शन ऑफ n, मतलब कि नंबर ऑफ इंटीजर्स में जो प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो मान लो एक जो आपने एल्गोरिदम लिखा, ठीक है, तो उसका जो कॉस्ट आ रहा है, मतलब कितना नंबर ऑफ कंप्यूटेशन करना पड़ रहा है, वो n स्क्वायर आ रहा है। तो मान लो कि मैंने आपको 10 नंबर दिया तो आपको 100 कंप्यूटेशन करना पड़ रहा है, ठीक है। इस टाइप का आपने एल्गोरिदम लिखा कुछ, तो उसका कंप्यूटेशन कॉस्ट जो है वो n स्क्वायर आ रहा है मान लो। फिर आपने दूसरा एक एल्गोरिदम लिखा जिसका कि कंप्यूटेशनल कॉस्ट 2 टू द पावर n आ रहा है, ठीक है। डिफरेंस समझो, पहला मैंने बोला n स्क्वायर, ठीक है, जो कि एक क्वाड्रेटिक हो गया। और अब मैं बोल रहा हूँ 2 टू द पावर n, एक्सपोनेंशियल, ठीक है। इसको एक्सपोनेंशियल हम लोग कहते हैं, अभी डिटेल में देखेंगे थोड़ी देर में। और तीसरा आपने एल्गोरिदम लिखा जिसका कि कंप्यूटेशन कॉस्ट आएगा log ऑफ n, ठीक है, लोगारिथमिक, मतलब कि जितने नंबर ऑफ इंटीजर्स में दे रहा हूँ तो उसका लॉग अगर लोगे तो उतना नंबर ऑफ कंप्यूटेशन करना पड़ेगा। तो ये तीनों एल्गोरिदम में अच्छा एल्गोरिदम कौन सा है? तो अच्छा एल्गोरिदम मतलब जिसमें कंप्यूटर को कम कंप्यूटेशन करना पड़े, ठीक है। तो जैसे मान लो कि मैं n स्क्वायर से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। तो मान लो कि मैंने आपको 10 नंबर दिया, तो इसको कितना कंप्यूटेशन करना पड़ेगा? 10 स्क्वायर, तो 100 कंप्यूटेशन करना पड़ा, ठीक है। अब मान लो कि आप, मतलब मैंने वो एल्गोरिदम लिया जिसमें कि मेरे को 2 टू द पावर n कंप्यूटेशन करना पड़ेगा। तो अगर मैंने 10 नंबर दिया तो 2 टू द पावर n, मतलब 2 टू द पावर 10, 1024। तो n स्क्वायर वाले में 100 कंप्यूटेशन करना पड़ेगा, 2 टू द पावर n वाले में 1024 कंप्यूटेशन करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर मैं
लॉग वाले में जाता हूँ कि log ऑफ n टू द बेस 2, तो उसमें मान लो कि मैंने 10 नंबर्स आपको दिए, तो log ऑफ 10 टू द बेस 2 मतलब 2 का कितना पावर 10 होता है, तो 2 क्यूब अराउंड 8 होता है, तो 3 और 4 के बीच में कंप्यूटेशन। तो ये तीनों में आपको समझ में आया डिफरेंस कि एक्सपोनेंशियल में आपको 1024 कंप्यूटेशन करने पड़े, क्वाड्रेटिक में आपको 100 कंप्यूटेशन करना पड़ा, और लोगारिथमिक में जो है वो आपको 3 से लेके 4 के बीच में कंप्यूटेशन करना पड़ा। ठीक है, तो अगर मैं तीनों में से बेस्ट एल्गोरिदम उठाऊंगा तो मैं ऑब्वियसली ये लोगारिथम वाला जो है, लोगारिथमिक कॉस्ट जो है वो उठाऊंगा, क्योंकि इसमें मेरे को सबसे कम कंप्यूटेशन करना पड़ रहा है। ठीक है, तो ये सब जो है बाद में आपको समझ में आएगा जब आप लोग एल्गोरिदम लिखना स्टार्ट करोगे। तो लिख तो कोई भी सकता है, मतलब कुछ भी एल्गोरिदम, लेकिन जो सबसे एफिशिएंट एल्गोरिदम होगा। तो अभी आप बोलोगे कि कंप्यूटर्स तो इतने फास्ट हो रहे हैं, तो अच्छा एल्गोरिदम लिखने का क्या मतलब है, मतलब कंप्यूटर्स तो कर ही लेगा। लेकिन कंप्यूटर्स फास्ट होने के साथ साथ आपका जो डेटा है वो भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, मतलब मिलियंस ऑफ इमेजेस हम लोग दे रहे हैं, और हर इमेज, मतलब मैंने एक वीडियो बनाया था कि इमेज क्या होता है, बस मैट्रिक्स ऑफ पिक्सेल्स होते हैं। तो एक इमेज के साथ आपके साथ मान लो कि मिलियंस ऑफ आप पिक्सेल्स दे रहे हो, पैरामीटर्स दे रहे हो, उसके साथ मिलियंस ऑफ इमेजेस दे रहे हो, तो आपका डेटा भी जो है वो बहुत बढ़ रहा है। तो कंप्यूटेशन पावर भी बढ़ रहा है, तो डेटा भी बढ़ रहा है, तो इसलिए हमेशा अच्छा एल्गोरिदम लिखना जो है वो ज़रूरी रहता है। ठीक है, तो उसमें ये जो कॉस्ट है कि कितना कंप्यूटेशन करना पड़ता है, तो उसमें मोस्टली हम लोग चाहते हैं कि वो लोगैरिथमिक रहे अगर पॉसिबल हो तो, क्योंकि उसमें जो ग्रोथ है वो सबसे कम है। ठीक है, तो एक्सपोनेंशियल में जो है, जैसे हम लोगों ने देखा कि 10 के लिए, मतलब n इजिकल टू 10 के लिए 2 टू द पावर 10 सबसे बड़ा था, है ना, फिर उसके बाद 10 स्क्वायर, फिर उसके बाद log ऑफ 10 टू द बेस 2। ठीक है, तो उसी चीज़ को हम लोग देखेंगे कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, फिर उसके बाद नॉर्मल ये जो क्वाड्रेटिक ग्रोथ है, और फिर ये लोगैरिथमिक ग्रोथ। ठीक है, तो ये तीन अलग अलग चीज़। तो ये मैंने आपको कंप्यूटेशनल एल्गोरिदम्स के कॉन्टेक्स्ट में एग्जांपल दिया। अब इसमें मैंने थोड़ा एक्सपोनेंशियल को नेगेटिव तरीके से दिखा दिया है ना, कि एक्सपोनेंशियल नहीं होना चाहिए, लेकिन हर केस में ऐसा नहीं होता है, मतलब एग्जांपल टू एग्जांपल वेरी करता है। तो मान लो कि मैं अपने चैनल पे नंबर ऑफ़ सब्सक्राइबर्स कितने हैं उसका फंक्शन लिख रहा हूँ। ठीक है, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ़ वीडियोस मैं कितना बना रहा हूँ। तो आइडियली मैं क्या चाहूँगा कि उसमें एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो, है ना, कि मैं जितना वीडियोस बना रहा हूँ एन, जैसे जैसे मान लो कि मैंने 10 वीडियोस बनाए, तो मेरे को 2 टू द पावर 10 नंबर ऑफ़ सब्सक्राइबर्स अगर हो गए तब तो फिर मतलब चांदी ही चांदी है। लेकिन ऑब्वियसली वो अभी मेरे चैनल पे हो नहीं रहा है, तो मेरे चैनल पे अभी लोगारिथमिक ग्रोथ हो रहा है, मतलब कि मैं बहुत वीडियोस डाल रहा हूँ लेकिन नंबर ऑफ़ सब्सक्राइबर्स जो हैं वो बहुत कम बढ़ रहे हैं। तो अब ये क्या हो गया, ये लोगैरिथमिक ग्रोथ हो गया। तो इस केस में मैं क्या चाहूँगा कि मेरा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो। ठीक है, लेकिन वो जो कंप्यूटेशन वाला केस था उसमें मैं चाहूँगा कि लोगैरिथमिक ग्रोथ हो, क्योंकि उसमें मैं कॉस्ट देख रहा हूँ कि मेरे को कितना कॉस्ट लगेगा। ठीक है, तो अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में जो है अलग अलग टाइप के फंक्शन जो है वो काम आ सकते हैं, और फिर आपका एम हो सकता है कि आप किस टाइप का फंक्शन जो है वो करो। ठीक है, तो इसीलिए ये सब सारे जो चीज़ें वो पढ़ना ज़रूरी और इंटरेस्टिंग बन जाता है। और जैसे कि मैंने ये कंप्यूटेशनल वाले ये सब कहा, तो अगर अभी समझ लोगे अच्छे से कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है, लोगैरिथमिक क्या होता है, तो बाद में जाके जब ये सब चीज़ आप लोग आगे जाके पढ़ोगे इंजीनियरिंग में या फिर जहाँ भी जाके आप लाइफ में पढ़ोगे, तो उस टाइम पर अगर आपने ये सब सारा कॉन्सेप्ट पहले से पढ़ के रखा है, तो उस टाइम पर आपको लगेगा कि अच्छा ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज़ हो रहा है, और फिर मैं और आगे सीखता हूँ कि वहाँ पर और आगे क्या सब होता है। और अगर ये सब कॉन्सेप्ट अभी नहीं समझोगे तो फिर उस टाइम पर जाके समझना पड़ेगा, तो उस टाइम पर जाके फिर सोचोगे अरे अभिषेक भैया ने बोला तो था समझने के लिए लेकिन समझे नहीं। तो कोई बात नहीं, उस टाइम पर जाके फिर से आप पढ़ लोगे। तो अच्छा है कि अभी हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको कॉन्टेक्स्ट समझ में आया होगा कि ये सब फंक्शंस हम लोग क्यों देख रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं सिंपल हम लोग का ये जो पॉलिनोमियल फंक्शन है। तो पॉलिनोमियल फंक्शन जैसे हम लोग बहुत बार अभी तक देख चुके हैं कि पॉलिनोमियल हम लोग इस टाइप से लिखते हैं कि a0 प्लस a1x प्लस a2x² एंड सो ऑन अप टू an x टू द पावर n, है ना, जिसमें कि ये जो कोएफिशिएंट्स हैं वो कांस्टेंट्स हैं, मतलब ai जो है वो बिलोंग्स टू रियल नंबर्स r। और अगर हम लोग n डिग्री का पॉलिनोमियल कहते हैं तो फिर an जो है वो नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो पॉलिनोमियल हमारे पास मान लो कि एक सबसे पहले हम लोग लीनियर देखते हैं, तो y इज इक्वल टू एक्स है, फिर क्वाड्रेटिक मतलब एक्स स्क्वायर। तो क्वाड्रेटिक अगर एक्स स्क्वायर हम लोग ले रहे हैं मतलब ये सब सारा कोएफिशिएंट जीरो है, a0 a मतलब a2 छोड़ के बाकी सारा जीरो है, और a2 जो है वो 1 है। फिर उसके बाद एक्स क्यूब है, फिर x टू द पावर 4 है। ठीक है, तो इसको जो है हम लोग बोलेंगे पॉलिनोमियल। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि जैसे जैसे x का पावर बढ़ते रहेगा तो वैसे वैसे ये और स्टीप होते रहेगा। स्टीप का मतलब क्या है
कि जैसे मान लो कि मैं 1 से बड़ा कोई भी एक नंबर लेता हूँ 2, ठीक है। तो अगर मैं 2 लेता हूँ तब फिर ये y इज इक्वल टू एक्स क्या देगा, यहाँ पर 2 देगा मेरे को, है ना। तो यहाँ पर कहीं 2 आएगा, ठीक है। अगर मैं 2 स्क्वायर देखता हूँ तो 4 आएगा, तो ये कहीं पर बड़ा यहाँ पर होना चाहिए, है ना। तो ये 2 स्क्वायर ये कहीं पर 4 होना चाहिए, ठीक है। फिर अगर मैं 2 क्यूब देखूँ तो ये उससे भी बड़ा, मतलब इधर कहीं, मतलब सेम हम लोग इस पर देख रहे हैं। तो 2 क्यूब 8 होना चाहिए, ठीक है। और फिर 2 to the power 4 और यहाँ पर 16 होना चाहिए और ऊपर, ठीक है। तो और अब मान लो कि मैंने एक छोटा सा यहाँ पर चेंज लाया 1 यूनिट का, ठीक है। तो पहले 2 था, अब मैं 3 पे चला गया। तो y इज इक्वल टू एक्स में कितना का चेंज आएगा, पहले 2 था अब ये 3 पे चला जाएगा, तो यहाँ पर 1 यूनिट का ही चेंज आएगा, है ना। लेकिन अगर मैं एक्स स्क्वायर में देखूँ तो पहले 4 पे था, अब 3 स्क्वायर 9 पे चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कितने का चेंज आ जाएगा, 5 यूनिट का चेंज आएगा। तो यहाँ पर 3 का चेंज आया, यहाँ पर 5 का चेंज आया। फिर अगर मैं 2 क्यूब 8 देखूंगा और 3 क्यूब 27, तो वहाँ पर 19 का चेंज आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं 2 to the power 4 16, 3 to the power 4 81, ठीक है। तो 81 माइनस 16, ठीक है। तो ये कितना होगा, दिमाग क्यों नहीं काम कर रहा है, क्योंकि सुबह सुबह हो रहा है तो नींद आ रहा है, ठीक है। 11 में 6 5 और फिर ये 6, ठीक है। तो 65 करीब। तो ग्रोथ समझ में आ रही है, मतलब यहाँ पर बस आपका 1 का ग्रोथ हुआ y इक्वल टू एक्स के लिए। यहाँ पर आपका पहले 4 था, फिर उसके बाद 9 हो गया, तो 9 माइनस 4 5 का ग्रोथ हो गया। फिर यहाँ पर आपका 2 क्यूब 8 था, फिर 3 क्यूब 27, तो 19 का हो गया। फिर सो ऑन, और फिर एक्स टू पावर 4 में आपका 65, तो 2 to the power 4 16 था, 3 to the power 4 81, तो 65। तो जैसे जैसे हम लोग ये पावर बढ़ाते जा रहे हैं तो वैसे वैसे वो जो ग्रोथ है वो बढ़ते जा रहा है। और ग्रोथ को आप लोग यहाँ से भी सोच सकते हो कि टेंजेंट अगर ड्रॉ करोगे तो उसका जो स्लोप है वो बढ़ रहा है ना। यहाँ पर स्लोप कम है, फिर यहाँ पर अगर देखोगे तो यहाँ पर स्लोप ज़्यादा होगा, यहाँ पर स्लोप और ज़्यादा है, स्लोप और ज़्यादा है, ठीक है। तो ग्रोथ जो है वो और फास्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये 1 से बड़ा वाले के लिए, ठीक है, ग्रेटर देन 1 के लिए। लेस देन 1 में सिस्टम थोड़ा अलग है, क्योंकि यहाँ पर 0 से 1 के बीच में अगर सोचोगे तो ये x⁴ जो है वो सबसे नीचे आएगा। क्यों, क्योंकि जैसे मान लो 10⁻⁻² सोचो, ठीक है, 0.01, तो 10⁻⁻², तो y इज इक्वल टू एक्स है, तो आपको फिर से 10⁻² मिलेगा, ठीक है, 10⁻²। लेकिन अगर y स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर है, ठीक है, तो 10⁻⁻4, तो वो इससे छोटा हो जाएगा। फिर 10⁻⁻6 मतलब एक्स क्यूब के केस में तो वो और भी छोटा। फिर 10⁻⁻8, तो वो और भी छोटा, ठीक है। तो यहाँ ये वाला जो रीजन है 0 से लेकर 1 के बीच में, तो x⁴ सबसे नीचे होगा, फिर एक्स क्यूब, फिर एक्स स्क्वायर, फिर x, और जैसे ही ये 1 क्रॉस करेगा तब फिर ये x⁴ जो है वो सबसे ऊपर हो जाएगा, ठीक है। फिर एक्स क्यूब, फिर एक्स स्क्वायर, फिर x। थोड़ा सा सोचना, समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इसी चीज़ को यहाँ पर लिखा है, द कर्व्स गेट स्टीपर एज द पावर ऑफ x इंक्रीजेज। तो स्टीपर मतलब क्या, कि स्लोप जो है वो आपका बढ़ते रहेगा, है ना। जैसे हम लोग एक्स से एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, x⁴ में जा रहे हैं, तो स्टीपर द कर्व फास्टर इज द रेट ऑफ ग्रोथ, ठीक है। तो यही रेट ऑफ ग्रोथ, इसी में हम लोग वो डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट जो है वो सब इसमें आता है। फिर फॉर अ फिक्स्ड इंक्रीमेंट इन द वैल्यू ऑफ x, तो जैसे हम लोगों ने यहाँ पर इंक्रीमेंट 1 देखा, द इंक्रीमेंट इन द वैल्यू ऑफ y इंक्रीजेज एज n इंक्रीजेज। तो वही चीज़ हम लोगों ने यहाँ पर एक्सप्लेन किया था कि अगर मैं x के केस में 1 का इंक्रीमेंट लाता हूँ तो 1 आया, यहाँ पर 5 का इंक्रीमेंट आया था, यहाँ पर कुछ 19 का आया था, x⁴ में 65 का इंक्रीमेंट आ गया। तो जैसे जैसे ये बढ़ते जाएगा वैसे वैसे इंक्रीमेंट आते रहेगा, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग पूछ रहे हैं वो हम लोग पूछ रहे हैं कि इज देयर अ फंक्शन विच ग्रोज फास्टर देन एनी पॉलिनोमियल फंक्शन। मतलब कि पॉलिनोमियल क्या हो गया कि x⁴ समथिंग, है ना। तो अब हम लोग को ऐसा फंक्शन हम लोग ढूंढ रहे हैं जो कि पॉलिनोमियल से भी तेज़ी से ग्रो करता हो, ठीक है। तो उसका आंसर है एक्सपोनेंशियल, ठीक है। तो जैसे हम लोगों ने पहले वीडियो के स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि आप इसको कंपेयर करो 2 to the power n और फिर n², या फिर यहाँ पर हम लोग n को x लिख रहे हैं, तो 2 to the power x को कंपेयर करो और x² को कंपेयर करो, ठीक है। तो मान लो कि जैसे मैं x को लेट्स से 10 लेता हूँ, ठीक है। x को अगर मैंने 10 लिया, x को अगर 10 लिया तो x² का वैल्यू क्या होगा 100, है ना। और 2 to the power x का क्या होगा कि 2 to the power 10 मतलब 1024, ठीक है। और
आई होप मैं सही बोल रहा हूँ, 1024। और फिर x का वैल्यू मान लो कि मैंने 100 ले लिया, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, 10⁴ मतलब 10,000, ठीक है। और फिर अब यहाँ पर क्या आ जाएगा कि 2⁻100, ठीक है, मतलब 2⁻10 का मतलब 2⁻10 का पावर 10 मतलब 1024 का पावर 10 मतलब 1024 अगर मैं अप्रॉक्सीमेटली 1000 बोलूँ तो 1000 का पावर 10, तो ये 10⁻30 हो जाएगा। तो समझ में आ रही है, यहाँ पर हम लोगों ने x का वैल्यू 10 टाइम्स बढ़ाया, तो यहाँ पर हम लोग का 10⁻2 था 10⁻4, ठीक है, तो 10 स्क्वायर टाइम्स यहाँ पर बढ़ा, ठीक है, और यहाँ पर ऑलमोस्ट 10⁻27 टाइम्स बढ़ गया, ठीक है। तो रेट ऑफ ग्रोथ ऑब्वियसली इसका एक्सपोनेंशियल का बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो एक्सपोनेंशियल मतलब ये जो वेरिएबल है ये ऊपर रहेगा और यहाँ पर हमारे पास कुछ ग्रेटर देन 1 कांस्टेंट है, ठीक है। तो ऑब्वियसली देयर इज़ अ फंक्शन विच ग्रोज फास्टर देन एनी पॉलिनोमियल फंक्शन एंड दैट इज़ आवर एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है। और एक्सपोनेंशियल फंक्शन को अगर प्लॉट करेंगे तो वो कुछ इस टाइप का आएगा, ठीक है। इस टाइप का क्यों आ रहा है, तो जैसे मान लो कि मैं 10⁻x ले रहा हूँ, ठीक है, तो अगर मैं x को 0 डालूंगा तो 10⁻0 1, तो ये इस पॉइंट से हमेशा पास करेगा 0,1 से, ठीक है। और फिर जैसे जैसे मैं x को बढ़ाते जाऊंगा, मान लो कि मैंने x का वैल्यू 1 लिया तब फिर 10 आएगा, x का वैल्यू 2 लिया तो 10 स्क्वायर 100 आएगा, तो ये बढ़ते जाएगा, जितना मैं x को बढ़ाते जाऊंगा तब फिर ये जो है बढ़ते जाएगा। और इस तरफ क्या हो रहा है कि x को जितना मैं नेगेटिव लेते जाऊंगा, ठीक है, तो जैसे मान लो कि मैंने x को -10 ले लिया, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 10⁻−10, ठीक है, मतलब कि ये 0 की ओर जाते जाएगा। तो x अगर नेगेटिव इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, मतलब कि बहुत छोटा नंबर हम लोग लेते जाएंगे, तो ये 10⁻x जो है वो 0 को अप्रोच करेगा, है ना। तो इसलिए ये जो फंक्शन है इस टाइप का हम लोग को मिल रहा है, ठीक है। थोड़ा सा सोचो, समझ में आ जाना चाहिए। तो इसी को फॉर्मली हम लोग डिफाइन करते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन को, कि द एक्सपोनेंशियल फंक्शन विथ पॉजिटिव बेस b इज़ ग्रेटर देन 1। तो ये इंपॉर्टेंट है कि बेस जो है हम लोग ग्रेटर देन 1 ले रहे हैं, क्योंकि अगर लेस देन 1 होगा तब फिर गड़बड़ हो जाएगा, है ना। क्योंकि जैसे मान लो कि मैं कुछ भी मतलब 0.01 तो 10⁻2 ले रहा हूँ, ठीक है, तो इसमें अगर मैं x को बढ़ाते जाऊँगा, ठीक है, मान लो कि मैंने 10 ले लिया तो 10⁻20, तो ये जो घटते जाएगा, और अगर तो ये उल्टा हो जाए, मतलब इस टाइप का हो जाएगा कुछ, ठीक है। तो इसको हम लोग नहीं ले रहे हैं, तो हम लोग जो बेस है उसको ग्रेटर देन 1 ले रहे हैं, ठीक है। तो ये जो बेस है वो ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। तो जैसे हम लोगों ने यहाँ पर 2 लिया है, 3 लिया है, 10 लिया है, तो ये क्या है, बेस ग्रेटर देन 1 है ना। और फिर द एक्सपोनेंशियल फंक्शन विद पॉजिटिव बेस b ग्रेटर देन 1 इज द फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स बी टू द पावर इज इक्वल टू बी टू द पावर x। मतलब बेस जो है वो हमारा कांस्टेंट है, मतलब या तो 2 होगा या तो 3 होगा या 10 या जो भी आपको लेना है बेस, और ये x जो है वो वेरिएबल है ना। तो x जैसे जैसे वेरी करेगा वैसे वैसे हमारा जो फंक्शन है वो वेरी करते जाएगा। तो मान लो ये तीनों को आपको कंपेयर करना है कि 2⁻x है, 3⁻x है, 10⁻x है, तो वो ग्राफ कहाँ पर ऊपर होगा कहाँ पर नीचे होगा, ठीक है। तो एक तो ये फिक्स्ड है कि 0,1 से सारा पास करेगा, क्योंकि 0 डाल दो तो 2⁻0 भी 1 होगा, 3⁻0 भी 1 होगा, 10⁻0 भी 1 होगा। अब यहाँ पर मैं मान लो कोई भी एक पॉइंट लेता हूँ, ठीक है, जैसे कि मान लो x इज इक्वल टू मैंने 2 लिया, तो 2 स्क्वायर क्या होगा 4 होगा, 3 स्क्वायर क्या होगा 9 होगा, और फिर 10 स्क्वायर क्या हो जाएगा 100, है ना। तो ये 10⁻x सबसे ऊपर होना चाहिए, फिर 3⁻x होना चाहिए, फिर 2⁻x होना चाहिए। तो ये यहाँ पर इस टाइप से हो गया। अब लेकिन अगर मैं 0 से छोटा देखूँ, इस तरफ कहीं पर देखूँ, ठीक है, तो मान लो कि मैं -2 लेता हूँ, ठीक है, तो अगर मैं -2 लूँगा तो ये क्या हो जाएगा 10⁻2, है ना। और फिर ये क्या हो जाएगा 3⁻2, ठीक है, और फिर ये क्या हो जाएगा 2⁻2, ठीक है। तो ऑब्वियसली 1/100, है ना, दिस इज़ लेस देन 1/9, दिस इज़ लेस देन 1/4, ठीक है। तो यहाँ पर इस साइड में जो है ये 2⁻x सबसे ऊपर होगा, फिर 3⁻x, फिर 10⁻x, और जैसे ही ये 0 वाला को क्रॉस करेगा तब फिर ये 10⁻x सबसे ऊपर हो जाएगा, फिर 3⁻x, फिर 2⁻x, ठीक है। तो थोड़ा सा दिमाग को शांत करके सोचो और ये इसको प्लॉट करो। और मान लो कि जैसे अब यहाँ पर आप लोग प्लॉट कर सकते हो कि 4⁻x कहाँ पर होगा,
ठीक है, तो वो एज एन एक्सरसाइज ले सकते हो कि 4 to the power x कहाँ पर होगा। और अगर मैं 20 to the power x कर दूँ तो वो कहाँ पर होगा, ठीक है, तो वो आप लोग एज एन एक्सरसाइज प्लॉट कर सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है इसको हम लोग और थोड़ा इसके, जब भी कोई नया फंक्शन आप लोग पढ़ते हो तो हमेशा उसका डोमेन आपको पता होना चाहिए, उसका रेंज पता होना चाहिए, ठीक है, और उसके प्रॉपर्टी ग्राफ पता होना चाहिए। तो डेफिनेशन ये हम लोग का एक्सपोनेंशियल, अभी जो हम लोगों ने देखा कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन विद पॉजिटिव बेस b ग्रेटर देन 1 इज़ द फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू b टू द पावर x, है ना, और वो जो है हम लोग का इस टाइप का ग्राफ दिखता है। तो इसका अगर मैं डोमेन का बात करूँ, मतलब कि कौन कौन से वैल्यू ऑफ x को ये मैप कर रहा है, ठीक है, तो ये हम लोग देख रहे हैं कि पूरा सेट ऑफ रियल नंबर्स आ रहे हैं, मतलब नेगेटिव इन्फिनिटी से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी, तो ये मतलब जितना भी छोटा नंबर ले लो ये उसको कहीं पे मैप करेगा क्लोज टू ज़ीरो, और कोई भी बड़ा नंबर ले लो तो ये मैप करेगा काफ़ी बड़े नंबर पे। ठीक है, तो इसका जो डोमेन है वो आपका पूरा सेट ऑफ रियल नंबर आर हो गया। ठीक है, और ये डोमेन रेंज ये सब समझ में नहीं आ रहा है तो मेरा जो रिलेशंस एंड फंक्शंस के जो वीडियोज़ हैं वो जाके देख लो पहले। तो डोमेन पूरा सेट ऑफ रियल नंबर आर हो गया। अब इसका अगर मैं रेंज देखूँ तो ये रेंज मतलब कौन से वैल्यूज़ पे ये मैप कर रहा है। ठीक है, तो ऑब्वियसली अगर मैं ज़ीरो से छोटा कोई भी लेता हूँ नेगेटिव, तो यहाँ पर कोई भी एक्स नहीं है जो कि नेगेटिव पे मैप हो रहा है, तो ऑब्वियसली ये सारे नेगेटिव जो हैं वो इसके रेंज में नहीं है। और ज़ीरो ये कभी ज़ीरो नहीं होगा, मतलब ज़ीरो के क्लोज आते जाएगा लेकिन कभी भी ज़ीरो नहीं होगा, तो ज़ीरो भी इसके रेंज में नहीं है। तो इसके रेंज में क्या है कि ज़ीरो से ऊपर जितने भी ये हैं, मतलब पॉजिटिव जितने भी रियल नंबर्स हैं वो इसके रेंज में आ गए। ठीक है, मतलब कि पॉजिटिव रियल नंबर कोई भी हम लोग एक उठा लेंगे तो उसके करस्पॉन्डिंग हम लोग को एक प्री इमेज मिल जाएगा। ठीक है, तो इसका अगर मैं रेंज देखूं, ठीक है, तो रेंज इसका क्या हो गया कि पॉजिटिव रियल नंबर्स, तो इसको हम लोग इस टाइप से लिख सकते हैं, है ना, कि ये डोमेन हो गया और फिर ये आपका रेंज। ठीक है, पॉजिटिव रियल नंबर्स, डोमेन जो है वो पूरा सेट ऑफ रियल नंबर्स आर। और फिर इसका और एक प्रॉपर्टी क्या है कि ये जो 0,1 है ये हमेशा इस पे लाई करेगा, क्योंकि ज़ीरो अगर डालोगे तो 2 to the power 0 जो हमेशा 1 ही होगा, 3 to the power 0 मतलब b to the power 0 जो वो 1 होगा। तो ये पॉइंट जो है ये हमेशा लाई करेगा ग्राफ पर। ठीक है, और फिर हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये हमेशा इंक्रीज ही करते रहेगा, है ना, दिस इज़ एवर इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, अगर हम लोग लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, फिर बाद में हम लोग देखेंगे कि इंक्रीजिंग फंक्शन वगैरह कैसे हम लोग निकालते हैं, तो उसमें डेरिवेटिव मतलब स्लोप जो है वो हमेशा ग्रेटर देन ज़ीरो। तो अगर यहाँ पर टेंजेंट का स्लोप देखोगे तो वो हमेशा ग्रेटर देन ज़ीरो ही है। ठीक है, और फिर ये इंक्रीज ही हो रहा है हमेशा। ठीक है, और फिर उसके बाद क्या है, फॉर वेरी लार्ज नेगेटिव वैल्यूज ऑफ एक्स द एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज़ वेरी क्लोज टू ज़ीरो, है ना। तो ये भी हम लोगों ने यहाँ पर समझा है कि अगर हम लोग बहुत बड़ा नेगेटिव नंबर लेते हैं, ठीक है, तो जैसे वही मतलब -10 ले लिया, तो ये क्या हो जाएगा 10 to the power -10, तो वो ऑलमोस्ट ज़ीरो के नज़दीक जाएगा। तो इट इज़ वेरी क्लोज टू ज़ीरो जितना हम लोग इधर जाएंगे, लेकिन कभी भी ज़ीरो नहीं होगा। ठीक है, तो ये सब अलग अलग प्रॉपर्टीज़ हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन के। तो इसमें जो एक हमारा स्पेशल नंबर है उसको हम लोग ई से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो जो हम लोग का 10 है, ठीक है, तो अगर मैं 10 to the power x कहता हूँ, ठीक है, तो उसको हम लोग कॉमन एक्सपोनेंशियल कहते हैं। ठीक है, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन विथ जो हमारा ये बेस 10 है, ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन विथ बेस 10 मतलब ये 10 to the power x जो है इसको हम लोग कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं। ठीक है, कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं। और फिर एक स्पेशल नंबर है ई, ठीक है, जो कि इसके डिटेल में अभी मैं नहीं जा रहा हूँ, लेकिन अगर हम लोग इस टाइप का सम लेते हैं कि 1 + 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल प्लस 1/3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, तो जो नंबर आता है वो ई आता है। ठीक है, और ये जो है 2 और 3 के बीच में इसका वैल्यू लाई करता है, अप्रॉक्सीमेटली अराउंड 2.71828। ठीक है, जो अप्रॉक्सीमेटली 2.7 सोच सकते हैं, मतलब 2 और 3 के बीच में। ठीक है, तो 2 और 3 के बीच में, तो इसका अगर ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ये 2 और 3 के बीच में रहेगा, है ना, तो इस टाइप का दिखेगा हम लोग को e⁻x। ठीक है, तो इसको जो है हम लोग नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं। अभी मैं ई के डिटेल में नहीं जा रहा हूँ क्या होता है, लेकिन अभी अप्रॉक्सीमेटली आप लोग इस टाइप से सोच सकते हो। ठीक है, कि 2.7 अराउंड इसका वैल्यू रहता है 2 और 3 के बीच में, तो इसको जो है हम लोग नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है कि
क्या ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है कि नहीं। ठीक है, तो जैसे हम लोगों ने ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के केस में देखा था कि साइन एक्स है तो उसका इन्वर्स हम लोग डिफाइन कर सकते हैं साइन इन्वर्स एक्स, है ना। अगर हम लोग पर्टिकुलर उसका डोमेन ले, मतलब जहाँ पर वो 1 to 1 एंड ऑन टू हो रहा है, तो अब यहाँ पर ये सोचना है कि क्या एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है कि नहीं। तो ये जो क्वेश्चन है ये एज एन एक्सरसाइज मैं छोड़ता हूँ आपके लिए। ठीक है, ये चेक करो कि ये 1 to 1 एंड ऑन टू है कि नहीं। ठीक है, अगर पता नहीं 1 to 1 एंड ऑन टू क्या है तो मेरा जो रिलेशन एंड फंक्शंस का वीडियोज़ है वो जाके एक बार देख लो। और फिर अगर ये 1 to 1 एंड ऑन टू है तब फिर इसका इन्वर्स जो होगा उसके बारे में सोचो। जैसे 10⁻x क्या कर रहा है कि 2 को 100 पे मैप कर रहा है ना। 10⁻x जो है 2 को 100 पे मैप कर रहा है। तो क्या ऐसा फंक्शन आप सोच सकते हो जो कि 100 को 2 पे मैप करे, है ना, इसका जो इन्वर्स होगा। ठीक है, तो जैसे ये 10⁻x क्या कर रहा है, 3 को 1000 पे मैप कर रहा है, तो क्या ऐसा फंक्शन हो सकता है कि जो 1000 को 3 पे मैप करे। ठीक है, तो ये जो इन्वर्स फंक्शन है इसके बारे में सोचो और इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद और मिलते हैं अगले वीडियो में।